हेलो गाइस, सो अभी हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसका क्या मतलब है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के? रिफ्लेक्स कहते हैं द सिम्टम्स काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स विद इन एसोफेगस। ठीक है, मतलब जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है, ये गैस्ट्रिक इधर से मतलब स्टमक के कंटेंट जब एसोफेगस में आ जाते हैं और उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं मतलब रिफ्लेक्स होता है ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, तो की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। या इसकी जो क्लिनिकल डिफिनीशन है वो कुछ यूँ है कि एसोफेजियल pH ऑफ लेस देन 4 फॉर मोर देन 4% ऑफ 24 आवर pH पीरियड ऑन pH मॉनिटरिंग। ठीक है, मतलब pH मॉनिटरिंग पे जब एसोफेजियल pH लेस देन 4 हो तब हम इसको कहेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की डिफिनीशन हो गई। अब कासेस ऑफ गैस्ट्रिक गर्ड क्या है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की, तो वो देखें 3 फैक्टर्स होते हैं: एसोफेजियल क्लियरेंस, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, गैस्ट्रिक क्लियरेंस। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एसोफेगस में आने नहीं देती। ठीक है, एसोफेजियल क्लियरेंस पर डिपेंड कर इन तीनों फैक्टर्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इट कैन लीड टू गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब जो एसोफेजियल क्लियरेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे, सलाइवा फ्लो पे, नॉर्मल मोटिलिटी पे और फिक्सेशन फॉर एफिशिएंट पेरिस्टालसिस। तो अगर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी ऐसी हो कि जब हेड एंड नीचे हो, ठीक है, देन फुट एंड, तब ग्रेविटी की मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वो फिर एसोफेगस में आएंगे। ठीक है, तो ये एक ग्रेविटी हो गई, सलाइवा फ्लो हो गया। नॉर्मल मोटिलिटी डिक्रीज होती है स्क्लेरोडर्मा में। ठीक है, तो नॉर्मल मोटिलिटी जब डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी गर्ड होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसके अलावा फिक्सेशन फॉर एफिशिएंट पेरिस्टालसिस, ये हाइएटस हर्निया में एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से गर्ड के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एसोफेजियल क्लियरेंस जिस वजह से भी, या ग्रेविटी या सलाइवा फ्लो, नॉर्मल मोटिलिटी, फिक्सेशन फॉर एफिशिएंट पेरिस्टालसिस, इन किसी भी फैक्टर में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, कोई खराबी आ जाए तो उसमें फिर गर्ड के सिम्टम्स होंगे। फिर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो प्रेशर होती है वो मोर देन 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होनी चाहिए। अगर उससे कम हो तो फिर रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और ये एलओएस मतलब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस किस में डिक्रीज, किन केसेस में डिक्रीज होता है? स्मोकर्स में। तो स्मोकर्स को इस रिफ्लेक्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। वुमेन ऑन ओसीपीज, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें भी गर्ड के सिम्टम्स हो सकते हैं। पीपल ऑन एट्रोपिन, ये भी एट्रोपिन भी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो प्रेशर है या कॉम्पिटेंसी है उसको डिक्रीज कर देती है। या प्रेग्नेंट होने। फिर आते हैं तीसरे फैक्टर्स की वजह की तरफ, गैस्ट्रिक क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन नॉर्मल सिक्रीशन, रैपिड क्लियरेंस एंड नॉर्मल नर्व सप्लाई। इन तीनों में अगर कोई ख़राबी आ जाए तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होते हैं। और ये चीज़ें गैस्ट्रिक क्लियरेंस डिस्टर्ब होती है थ्रू ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी या प्रेगनेंसी, इन दोनों में जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक क्लियरेंस डिस्टर्ब हो जाती है। स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक की वजह से भी रिफ्लेक्स के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये इसके कासेस है। इन तीनों फैक्टर में कोई ख़राबी आ जाए तो उसकी वजह से फिर गर्ड के सिम्टम्स हो गए, मतलब रिफ्लेक्स के सिम्टम्स हो गए। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके सिम्टम्स है एपिगैस्ट्रिक पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन या इंटर कैप्सूलर पेन, ये तीनों नाम इसको बोलते हैं। और इसकी जो पैथोग्नोमिक है वो है हर्टबर्न। ठीक है, हर्टबर्न इसको हम कहेंगे। तो हर्टबर्न इसका एक मोस्ट कॉमन या पैथोग्नोमिक क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद है एंजाइना टाइप पेन। इसमें एंजाइना टाइप पेन होता है जो कि एक्सरसाइज के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, मतलब एक्सरसाइज के साथ ये बढ़ सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्स में भी एक्सरसाइज रिलेटेड। ठीक है, एंजाइना टाइप। फिर इसमें ओडाइनोफेजिया भी हो सकता है, मतलब पेन वाइल स्वालोविंग जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो वो पेनफुल जब होगा तो उसको ओडाइनोफेजिया बोलते हैं। ये भी क्लिनिकल फीचर्स में आ सकता है गर्ड के। ये कब होता है? व्हेन सॉल्विंग हार्ड ड्रिंक्स, जब हम हार्ड ड्रिंक्स को सॉलो करते हैं तो उसकी वजह से ओडाइनोफेजिया भी गर्ड में हो सकता है। रिफ्लेक्स ऑफ फूड
की रिफ्लेक्स भी होती है, ठीक है। वो किस केसेस, जब हम बेंडिंग करते हैं तो चूँकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस या प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से फिर रिफ्लेक्स भी होती है। ग्लोबस भी हो सकता है, ग्लोबस किसे कहते हैं, लंप इन द थ्रोट, ठीक है। तो ये भी गर्ट की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से एक और क्लिनिकल फीचर हो सकती है जो कि है पल्मोनरी एस्पायरेशन। मतलब जब गैस्ट्रिक कंटेंट्स आ जाते हैं एसोफेगस में ये ऊपर जाते हैं, ये लेरेंजियल, इसके जो इंटीरियरली लेरिंग्स पड़ा होता है तो लेरेंजियल जो मतलब टिश्यूज है या म्यूकोजा है, इसको ये इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से कफ हो सकती है, और स्पेशली नॉक्टर्नल कफिंग, ठीक है। नॉक्टर्नल कफिंग रिफ्लेक्स की वजह से हो सकता है ड्यू टू लेरेंजियल इरिटेशन, इसको फिर हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एज्मा, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। फिर हम डायग्नोसिस इसकी किस तरह करेंगे, पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। हिस्ट्री हम लेंगे कि मतलब जो गर्ड के सिम्टम्स है उनकी पोस्चर के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं, ठीक है, उसकी कुछ इफेक्ट है पोस्चर के साथ या एंड एसिड के साथ ये इम्प्रूव रिलीव होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह हम एनीमिया को देखेंगे, ठीक है। वेट लॉस की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। एनोरेक्सिया की हिस्ट्री लेंगे। तो ये सब हिस्ट्री हम लेंगे, इससे उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज़ एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी 70% ऑफ केसेस में गर्ड को डायग्नोस कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। फिर हम जाएंगे बायोप्सी की तरफ। बायोप्सी भी हमें 80% डायग्नोसिस दे सकती है, ठीक है। बायोप्सी में हमें क्या नज़र आएगा, बायोप्सी में हमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसमें हमें नज़र आएंगे एओसिनोफिल्स, ठीक है। एओसिनोफिल्स नज़र आएंगे, एओसिनोफिल्स इसमें नज़र आएंगे। फिर चौथा नंबर इन्वेस्टिगेशन है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गर्ड, ठीक है। गर्ड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है दैट इज पीएच मॉनिटरिंग, या 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग भी इसको बोलते हैं। फिर 5 नंबर है एसोफेजियल मानोमेट्री, ठीक है। एसोफेजियल मानोमेट्री मतलब एसोफेजियल के की प्रेशर हम इसमें फाइंड करते हैं, लेकिन ये रेयरली यूज़ होता है। फिर बेरियम सॉलो है, बेरियम सॉलो भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इतना एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है। फिर 7वां नंबर है बर्नस्टीन एसिड परफ्यूजन, ठीक है। बर्नस्टीन एसिड परफ्यूजन टेस्ट, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ एंडोस्कोपिकली रिलेटेड एसोफेजाइटिस। मतलब एसोफेजाइटिस के कौन कौन से स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में डिस्क्रीट लीनियर अल्सरेशन होती है, ठीक है। फिर स्टेज 2 एरिया ऑफ मोर कन्फ्लुएंट एसोफेजाइटिस। फिर स्टेज 3 की तरफ आते हैं तो ये मतलब प्रोग्रेस करता है, पहले लीनियर अल्सरेशन थी, फिर मोर कन्फ्लुएंट एसोफेजाइटिस, फिर स्टेज 3 में सर्कमफ्रेंशियल एसोफेजाइटिस, ठीक है, और स्टेज 4 में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गई स्टेजेस। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गर्ड के कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स गर्ड की वजह से बनते हैं, लेकिन ये वो बिनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम बिनाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो मेलेग्नेंसी की वजह से होगी वो फिर ज़्यादा क्रॉनिक और ज़्यादा मेलेग्नेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बिनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोफेजियल स्ट्रक्चर, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू डायलेशंस, ठीक है। तो डायलेशंस हम डायलेटर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, या बैलून डायलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, बैलून या बाउजीज, ठीक है। तो ये डायलेशंस के थ्रू हम बिनाइन स्ट्रक्चर एसोफेजियल स्ट्रक्चर्स को ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन है बेरेट एसोफेगस। बेरेट एसोफेगस इज बेसिकली मेटाप्लास्टिक चेंजेस, ठीक है। मेटाप्लास्टिक चेंजेस जब लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या लोअर एसोफेगस में आ जाते हैं तो उसको हम बेरेट एसोफेगस बोलते हैं। और मेटाप्लेजिया किस में होता है, एसोफेगस की जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम वो चेंज हो जाती है इनटू कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, विद गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो ये बेरेट एसोफेगस है, इट इज़ बेसिकली मेटाप्लास्टिक चेंज। फिर जो रेयर कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीडिंग भी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के साथ होता है लेकिन बहुत रेयर। फिर आते हैं लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड। तो ट्रीटमेंट 2 तरह के होंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, वेट लॉस, रेज बेड हेड, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से जो एसोफेजियल कंटेंट्स है, एसोफेजियल क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है बेड हेड की जो है रेज बेड हेड की वजह से, ठीक है। फिर
तीसरा जो कंजर्वेटिव मेजर है वो है डिक्रीज या रिड्यूस साइज ऑफ इवनिंग मील। इवनिंग मील की जो साइज़ है हम उसको रिड्यूस करेंगे। डिक्रीज या रिड्यूस अल्कोहल इनटेक एंड एंड एसिड्स। तो ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। फिर आते हैं स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो कि प्रोकाइनेटिक है, ये क्या करता है, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। फिर दूसरा जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें सिमेटिडीन भी आता है 800 mg और रेनेटिडीन भी 150 mg में आता है। सिमेटिडीन हम 80 mg OD यूज़ करते हैं और रेनेटिडीन 150 mg BID मतलब BD ट्वाइस डेली। ठीक है, फिर लास्ट जो है स्पेसिफिक है वो PPIs है, जो कि 90% में ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लेक्स सिम्टम्स है उसको ट्रीट कर सकता है। इसमें आता है ओमेप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, एस्मोप्रेजोल, ये सारे प्रेजोल PPIs में है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फिर आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो जो सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें हम सर्जिकल ऑप्शंस हमारे साथ बहुत ज़्यादा है लोग, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉमन है दैट इज़ नेसन 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट कॉमन क्या है, नेसन 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन। फिर टॉप भी हम कर सकते हैं, इट इज़ पोस्टीरियर टू 70 डिग्री पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक टिश्यूज़ है ना, गैस्ट्रिक टिश्यू, उससे हम प्लेप निकालते हैं और वो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके अराउंड हम क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं। तो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की जो मतलब कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से फंडोप्लाइकेशन की वजह से। फिर तीसरा ऑप्शन है डोर विच इज़ इंटीरियर 180 डिग्री पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। फिर है बेल्सी मार्क 4, ठीक है, जो कि ट्रांसथोरेसिक फंडोप्लाइकेशन है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि द मोस्ट इफेक्टिव इज नेसन 360 डिग्री फंडोप्लाइकेशन। बेल्सी मार्क 4 ट्रांसथोरेसिक फंडोप्लाइकेशन है। फिर हेल रिपेयर है, ठीक है, और एंजल चेक प्रोस्टिसिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और रॉक्स एंड वाई प्रोसीजर, ये जो रिकरेंट रिफ्लेक्स डिजीज़ होते हैं, रिकरेंट रिफ्लेक्स जो बार बार आते हैं, उसमें हम रॉक्स एंड वाई प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ था।